स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीति कई अलग अलग दौर से गुजरी है। कभी आपातकाल जैसी तानाशाही तो कभी तुष्टीकरण का बोलबाला। बीच बीच में अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे सुखद शब्द भी सुनाई देते रहे हैं। लेकिन अभी का समय एकदम अलग है। ये पहले आपने ना कभी सुना गया और ना ही अपेक्षित था। लेकिन अब दौर चल रहा है गाली गलौज का, प्रधानमंत्री को वोट चोर जैसे शब्द बोलकर अपमानित करने का। यानी राजनीति का स्तर जो है वो निम्नतम हो गया है। वैसे तो एक सामान्य सामाजिक ताने बाने में भी गाली गलौज हेय दृष्टि से देखी जाती है, पर ये तो मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्रियों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है। इस राजनीतिक पतन की पूरी जिम्मेदारी विपक्ष बखूबी निभा रहा है। निशाने पर खासतौर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कभी उनकी स्वर्गीय मां को मंचों से गाली दी जा रही है तो कभी विधानसभा के अंदर चोर जैसे शब्द प्रयोग हो रही हैं। और ऐसे शब्द बोलने में कुछ राजनीतियां भी शामिल हैं जो मुख्यमंत्री जैसे पद पर आसीन है। राजनीतिक कुंठा में पहले राहुल गांधी और तेजस्वी के गठबंधन ने ये तुच्छता दिखाई और अब उसी में ममता बनर्जी भी शामिल हो गई हैं। ममता बनर्जी ने एक अभिभाषण में पीएम मोदी को चोर कहा है। उनके इन शब्दों पर राजनीतिक घमासान पूरी तरीके से मच गया है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पूरे मोदी समाज को अपमानित करने का आरोप लगाया। वहीं ममता एंड कंपनी अपनी कही गई बातों पर कायम है। लग रहा है कि वह इन गाली गलौज या अपमानजनक शब्दों को अपने राजनीतिक ताने बाने का अंग मान चुकी है। हालात तो इतने बदतर हुए हैं कि मोदी के अपमान पर भाजपा द्वारा हो रहे विरोध पर भी सत्ता का दुरुपयोग करके प्रहार हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के विधायकों को निलंबित कर दिया गया। हालांकि दमनकारी नीतियों के बावजूद विरोध अभी भी जारी है, पर राजनीतिक पतन का ये स्तर आखिरकार कहां जाकर खत्म होगा, अभी ये देखना बाकी है। लेकिन सवाल बड़ा है कि देश के प्रधानमंत्री को कभी चोर कहना तो कभी उनकी मां को गाली देना, क्या ये विपक्ष को शोभा देता है? क्या देश के प्रधानमंत्री का अपमान ही विपक्ष की राजनीति का एक नया आधार बन चुका है? क्या गाली गलौज से कोई राजनीतिक विचारधारा खड़ी हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या जनता ऐसे अपमान को कभी माफ करेगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कैसे विधानसभा में खड़ी होकर ममता बनर्जी पीएम मोदी के लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। उसके बाद बीजेपी का क्या कहना है, इस पर आपको वो भी सुनाते हैं। सुनिए। आदरणीय श्री शंकर घोष जी को आज जिस तरह से हाउस से निलंबित करके उनको जिस बेरहमी के साथ में मार्शल्स के द्वारा बाल से पकड़ करके घसीट करके बाहर निकाल करके घायल कर दिया गया, और उसके बाद का दृश्य तो और भी भयावह था, जो शायद पहली बार इस आजाद भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में हुआ होगा। देश की संसद में या किसी भी विधानसभा के सदन में जब सदन के नेता उस राज्य के मुख्यमंत्री खुद खड़े होकर के असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए जोर जोर से नारे लगा रहे थे। इस फेडरल स्ट्रक्चर के भारत में, गणराज्य व्यवस्था के भारत में, एक राज्य का मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर रहा था, वो निश्चय ही हृदय विदारक भी था और लोकतंत्र की हत्या का एक और उदाहरण भी था। देश के गृह मंत्री जी के विरोध में गाली के नारे लगवाना, चोर चोर के नारे लगवाना, मुझे लगता है ये असंसदीय है। मुझे लगता है इस प्रकार की परंपरा बंगाल जैसे उच्च स्तरीय सदन में कभी नहीं रहा होगा। जिस प्रकार का मर्यादा का खंडन आज ममता बनर्जी जी ने किया है, और किस लिए किया है, जो ये SIR बिहार में चल रहा है उसको लेकर किया है। देखिए, आपको समझना होगा कि SIR को लेकर पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जायज ठहराया है और प्रक्रिया को रोका नहीं है। और SIR जो हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग आज जीवित नहीं है, जो लोग अपने एरिया को छोड़ के जा चुके हैं, जो घुसपैठिए हैं, किस प्रकार से वह हमारे वोट प्रणाली के अंदर नहीं आए, वो भारतवर्ष में वोट नहीं कर सके। ये तो एक उचित माध्यम है, ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। आज ममता बनर्जी जी ने घुसपैठियों को बचाने के लिए जिस प्रकार से नारे लगवाए हैं,
हिंदुस्तान के नेताओं के विरोध में नारे लगाए। हमारे शुभेंदु अधिकारी जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जब उन्होंने इन विषय पे सवाल उठाए तो एक अलोकतांत्रिक तरीके से उनको सस्पेंड करवाया गया, हमारे बाकी नेताओं को सस्पेंड किया गया, हमारे चीफ विप को घसीट करके बाहर निकाला गया, वो बेहोश हो गए, बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती तक करना पड़ा। आप सोचिए ये किस प्रकार का डिक्टेटरशिप ममता बनर्जी बंगाल के अंदर चला रही है। तो आपने सबकी प्रतिक्रियाएं सुनी और आपने ये भी देखा कि विपक्ष की जो राजनीति है वो किस ओर जा रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि विपक्ष की राजनीति बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से अपमानित करे उस ओर जा रही है। विपक्ष का जो स्तर है वो बहुत तुच्छ हो चुका है, निम्न स्तर पर जो राजनीति है वो गिर चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री का अपमान ही विपक्ष की राजनीति का एक नया आधार बन चुका है। और आप ये सोचिए कि खुद मुख्यमंत्री इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है और वो खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। और आपने देखा, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या गाली गलौज से कोई राजनीतिक विचारधारा अभी तक खड़ी हो सकती है? और सवाल ये भी उठता है कि क्या जनता इस तरीके के अपमान को कभी माफ करेगी? तो आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ टीएमसी के नेता सुमित मेहरोत्रा जी जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनीश कुमार जी जुड़ चुके हैं। अनीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत सुमित मेहरोत्रा जी आपसे ही करना चाहूंगी। आप ये बताइए कि विपक्ष की राजनीति किस ओर जा रही है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहना, क्या अब आपकी राजनीति का यही स्तर रह चुका है कि देश के प्रधानमंत्री को किस तरीके से अपमानित किया जाए, किस तरीके से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? और खुद मुख्यमंत्री इन शब्दों का इस्तेमाल करती है। अब यही रह गई है विपक्ष की राजनीति। सुमित जी, जवाब दीजिए। मुझे एक बात बताइए, कौन सी गाली दे दी, क्या अपमानित कर दिया? देश के प्रधानमंत्री जब खुले मंचों से विपक्ष के नेताओं को गाली देते हैं, नेताओं को अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, उस समय मीडिया कहाँ चला जाता है? सोनिया गांधी जी के लिए क्या कहा था? जर्सी गाय, 5,000 करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड, ये अपशब्द भाषा का प्रयोग माननीय देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बड़े अशोभनीय बात है। उस समय मीडिया चुप रहता है। चुप देश के प्रधानमंत्री हैं, जो गोदी मीडिया है वो उनका गुणगान करती है। उस समय दिखाई तो आप यहाँ पर अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जो चोर शब्द मुख्यमंत्री ने वहां से कहा, ये शब्द बहुत शोभनीय है, कोई अपमानजनक भाषा नहीं है, ये कोई गलत शब्द नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने देश के संग में चोरी करी है, देश के वोटरों के संग में चोरी करी है। अरे कौन सी चोरी की आप बात कर रहे हैं? उस चोरी की बात कर रहे हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। अगर उसको छाटा जा रहा है, उसकी छटनी की जा रही है, जो वो स्थान छोड़कर चले गए, दूसरे जगह पर रहने लगे, आप उसको चोरी कहते हैं? जो घुसपैठियों का नाम उसमें शामिल है, आप उसको चोरी कहते हैं? अजय जी, जवाब दीजिए इनकी बात का। नहीं, आप किसको बताइए? देखिए, ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी जुड़े हुए हैं, वो आपकी बात का जवाब देंगे। चारा चोर घोटाले में जो इन्वॉल्व था, बाकायदे दोषी करार हुआ लालू, वो आपके गैंग में है। और जिस मीडिया के लिए आप कह रहे हैं इमरजेंसी में 1975 में इंदिरा गांधी के आदेश पे पत्रकारों को मारा गया था, जीप में बैठाया गया था, देश के वरिष्ठ पत्रकारों को मारते हुए ले जाया गया था। यही नहीं, नेहरू जी ने क्या किया था? मीडिया पे सबसे ज्यादा अंकुश लगाया। आप मीडिया के लिए कह रहे हैं, मीडिया जो शुरू से जितनी बदतमीजी कांग्रेस ने मीडिया के साथ की है, लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। नेहरू जी ने 1948 में महात्मा गांधी के उसके बाद न्यूज के लिए एक वरिष्ठ पत्रकार को बेइज्जत किया था। यही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर ने, नेहरू जी ने एक वरिष्ठ पत्रकार को गाली दी थी, जो आज भी लोग चर्चा करते हैं। और ये आपको ये भी बता दें, मीडिया का सबसे बड़ा जो गंदा काम किया है वो कांग्रेस ने
यही कांग्रेस मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये अंकुश बैठाने जा रहे थे। गोदी मीडिया नहीं, आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सुमित जी, आप इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। गंदा कांग्रेस। अच्छा, चोर की आप बात कर रहे हैं, सुन लीजिए चोर की बात। मैं मीडिया से हूं, आप मीडिया के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्वॉल्व थे, बाकायदे प्रूफ हुआ, सोनिया गांधी का प्रूफ हुआ, लोटस अकाउंट क्लियर हुआ, सोनिया गांधी का भाई कॉकरोचो उस पे इन्वॉल्व था। आप चोर की बात कर रहे हैं, कितना सुने नेहरू जी के समय 62 में देश हारा और देश के लिए कमीशन खाया गया। चलिए ठीक है अजय जी ठीक है, आप मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे थे, ठीक है। चोर आप पहले के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को स्पष्ट बीपी सिंह ने कहा था बोफोर्स चोर, संसद में कहा गया था, उनके सांसदों ने कहा था, आरिफ मोहम्मद खान ने कहा था, नेहरू जी ने कहा था जो उनका रिश्तेदार था कि ये चोर है, कमीशन खोर है। चलिए ठीक है अजय जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ नीरज जी बने हुए हैं। अजय जी ठीक है, आपकी बात को पूरी तरीके से सुन लिया गया है। नीरज जी, किस तरीके से आपकी पार्टी इसका विरोध करेगी? प्रधानमंत्री को बार बार विपक्ष की तरीके से इन शब्दों का प्रयोग किया जाना, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि विपक्ष की राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है और खास तौर पर राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि हमारे देश की राजनीति में इन शब्दों का प्रयोग किया जाना, खास तौर पर मुख्यमंत्री जो एक उच्च पद पर बैठी हुई है, एक महिला मुख्यमंत्री है, वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती है। किस तरीके से आपकी पार्टी विरोध करती है और आपकी पार्टी के नेताओं को निलंबित भी किया गया है, क्या कहेंगे आप? नीरज जी जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं इस बात को थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। जो प्रवक्ता शब्द आपने लिखा है, मैं बीजेपी का नेता हूं, मैं आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हूं। ठीक है, इसको हम ठीक करवाते हैं, अपनी टीम से कहते हैं प्रवक्ता की जगह नेता किया जाए। जी, अपनी बात को पूरा करिए। कल जो विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की जो बौखलाहट थी वो साफ नजर आ रही थी, वोट चोर। तो हम तो ये कहते हैं कि इनकी सरकार ही फर्जी सरकार है। इनकी सरकार फर्जी वोटरों के आधार पर बनी हुई है। यदि 2021 में SIR होती, गहन पुनरीक्षण होती, तो उस वक्त ही 17 लाख रिपीटेड वोटर और करीबन 35 लाख डेथ वोटर जो है इनको वोट किए हैं। उस वोट के आधार पर देखा जाए तो 45 लाख का अंतर जो है लगभग हमारा बनता है। यदि 45 लाख के अंतर को बात कर दिया जाए तो उस समय की सरकार 2021 में बीजेपी की सरकार होती। तो वोट चोरी के आधार पर तो इनकी सरकार बनी हुई है और दूसरे को वोट चोर कहते हैं। फर्जी वोटरों के आधार पर इनकी सरकार बनी है। इनको तो नैतिकता के आधार पे इनको रिजाइन दे देना चाहिए कि हमारी सरकार फर्जी वोटरों के आधार पे है। और इनकी बिबलाहट इसलिए है, जो बांग्लादेशी वोटर है उनके प्रति ज्यादा प्रेम है, रोहिंग्या जो वोटर उनके प्रति ज्यादा प्रेम है कि इनको SIR के तहत बात कर दिया जाएगा। इनके लिए विशेष छटपटाहट है और माननीय मोदी जी को ये लोग कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। स्वीकार करते हैं तो केवल लाभ के लिए, जब फंड लेना हो तो पहुंच जाएंगे दिल्ली, लेकिन बाकी किसी भी कारणों से इनको मोदी जी कहीं से सुहाते नहीं है। तो ये जो लाभ के दृष्टिकोण देखते हैं, सरकार चलाना है, फर्जी तरीके से सरकार की बातें करनी है और हमारे जो पार्टी के जो विधायक है उनको बुरी तरह से मारा गया। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और कल जो हुई है एक पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या है, पूरा भारत इसका निंदा कर रहा है। चलिए ठीक है, इसका जवाब भी हम सुमित जी से लेंगे, लेकिन एक ओपनिंग कमेंट लेना चाहेंगे अनीश जी आपसे। जी अनीश जी, आपका माइक म्यूट है, कृपया उसको अनम्यूट करें, आवाज हम तक नहीं आ रही है। नमस्कार सभी को। जी मेरी आवाज आ रही है? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक परंपरा बनती चली जा रही है कि किसी ने किसी भी कांड में किसी को किसी तरह की बात कही, उसको बना करके आगे से होने वाले किसी भी बात पे विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री खुद चिल्ला कर बोले प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए कि चोर हैं और वोट चोर हैं। अरे भाई, जब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाया गया है, सुप्रीम कोर्ट इस पर मॉनिटर कर रहा है, तो कानूनी मुद्दे पर हमें सुप्रीम कोर्ट के बातों को और आने वाले अन्य आदेशों पर ध्यान रखते हुए उसके हिसाब से ही अपना निर्णय लेना चाहिए। बिना अंतिम आदेश आए हुए उस पर किसी भी तरह का बवाल खड़ा करना सिर्फ राजनीतिक फायदे लेने के लिए है। और जहां तक ये जो कल जो हंगामा हुआ है, हंगामा इस बात के लिए नहीं था कि वोट चोर कहां से शुरू हुआ। हंगामा इस बात पर था कि प्रवासी बंगालियों पर अन्य प्रदेशों में
जिस तरह की, जैसा इनका कहना है कि उन पर जुल्म किया जा रहा है, ये इस मामले पर था, तो ये तो इस मामले पर तो पूरा बंगाल एक साथ खड़ा होगा। इसमें टीएमसी और बीजेपी कहां से आ गई? बात इस बात की सर के मुद्दे पर नहीं थी, बात थी इस बात की। तो बात इसको ही आगे बढ़ाना चाहिए था, न कि ये कहना कि कौन वोट चोर है और ये सर का मुद्दा गलत है वगैरह वगैरह। सुमित जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी के नेता नीरज जी बने हुए हैं, उन्होंने अपनी बात में पहले ही कहा कि आप जिसको वोट चोरी कह रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी खुद फर्जी वोटरों से चल रही है। आप खुद बांग्लादेशी घुसपैठियों को समर्थन करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे सुमित जी? वोट चोरी की आप बात करते हैं। भाजपा के लोगों को ये लगता है कि हमारी उससे चल रही है, तो आप दोबारा चुनाव करा लीजिए, डिसॉल्व कर दीजिए चुनाव। लोकसभा के अंदर जिस तरीके से बनारस में वोट चोरी करी गई, 1 घंटे के लिए काउंटिंग रोक करके देश के प्रधानमंत्री को जिताया जाता है, क्या वह चोरी नहीं थी? जो जिस तरीके से तानाशाह का समय चल रहा है पूरे देश में रवैया, सब जने देख रहे हैं। हरियाणा में क्या हुआ, उसके बाद हरियाणा में भी एक पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया, 3 साल बाद एक व्यक्ति को 52 वोटों से जिताया गया। कोर्ट ने आदेश करा, जो पहले उसे हराया गया तब जिताया गया। ये भी तो वोट चोरी है। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर वोट चोरी की उससे सरकार चल रही है। देश के अंदर हम तो खुद कहते हैं आप डिसॉल्व कर दीजिए, लोकसभा भंग कर दीजिए, दोबारा चुनाव कराइए, करा के देखिए। आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा आप कानून को मानते हैं? आप कानून को मानते हैं? आपकी पार्टी कानून को मानती है? सुन लीजिए, विपक्ष, हम तो आज भी कह रहे हैं, विपक्ष की जितनी सीटें आई है रिजॉल्व कर दीजिए, खत्म करिए, लोकसभा भंग करिए, फिर अरे तो सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया है कि जायज है, फिर आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? क्या आप कानून को भी नहीं मानेंगे? लो, अब आप लोगों को दिक्कत है गोदी मीडिया को जिस तरीके से, मोदी मीडिया इन शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए सुमित जी, बार बार आपको कह रही हूँ। बिल्कुल आप खुद मीडिया में बैठे हुए और आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाने का काम विपक्ष की आवाज को कहीं कोई नहीं दबा रहा है। विपक्ष की आवाज को आपको हर एक बात कहने का मौका दिया जा रहा है। आप ये मत कहिए कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल चलिए, आपके चैनल पे नहीं हो रहा है। आप ये बताइए, कल आप लोगों ने बीजेपी विधायकों के साथ जो किया है वो सभी ने देखा है, जनता भी देख रही है। आप उस पर जवाब देंगे? आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके खुद एक मंच पर बैठकर, सुदर्शन चैनल, नेशनल चैनल पर बैठकर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी विधायक वहां पे गुंडागर्दी करेंगे, हंगामा करेंगे, उन्हें बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा, उसको वहां पे सदन से बाहर करा जाएगा। क्यों नहीं? अच्छा, तो मारा जाएगा? मुझे बताइए, लोकसभा से नहीं करा मारा जाएगा उनको मारा जाएगा। यही है आपकी पार्टी, यही है आपकी पार्टी की चोटिल किया जाएगा। पहले आप चोरी करिए, फिर सीना चोरी करिए। अजय जी जवाब दीजिए, वोट चोरी को लेकर ये कह रहे हैं। देखिए, आपको बताना है वोट चोरी की, मैं आपको बता रहा हूं, जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी महाराज बॉम्बे से चुनाव लड़े थे, उस समय नेहरू जी ने वोट चोरी कराई थी। 20 लाख रुपए लगाए थे नेहरू जी ने, 40 कारें लगाई थी। उस समय कार बहुत कम थी। दूसरा वोट चोरी का देखिए क्या है, जिस समय देश का बंटवारा होने लगा तो इन्होंने अंबेडकर जी को खुला दिखला दिया बांग्लादेश, और कहा कि संविधान सभा में हमने ऐसी व्यवस्था कर दी कि भारत में वो रह ही नहीं पाएंगे। वोट चोरी का तीसरा सुन लीजिए, प्रमाण है, हाई कोर्ट ने 20 जून 1975 को 20 जून 1975 को ऑनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट जगमोहन सिन्हा ने एक ऑर्डर किया था, इंदिरा गांधी वोट चोरों पे वोट चोरी करती हैं और ये वोट चोर हैं, इनको 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ना चाहिए तथा प्रधानमंत्री पद से इनकी सदस्यता खत्म की जा रही, प्रधानमंत्री नहीं रहे। ये जगमोहन सिन्हा हाई कोर्ट ने निर्णय किया था वोट चोरी का। राजनारायण जी ने मुकदमा कराया था और नेविल शांति भूषण जी एडवोकेट थे। मैं उस समय था, मैं पत्रकारिता करता था। उसके बाद रिजल्ट मालूम क्या हुआ, सिर्फ ये सच खबर डालने पे हाई कोर्ट ने कहा था कि वोट चोर हैं। इस खबर पे डालने पे हम लोगों को जेल भेजा गया था। दिल्ली में लाइटें बंद करके जीपों में लादा गया था पूरे देश में। आप ये बात कर रहे हैं वोट चोरी की, इन्हीं प्रेसों में पुलिस डिसाइड करती थी, कांग्रेस का कार्यकर्ता डिसाइड करता था क्या हेडिंग लगाओगे, एडिटोरियल छोड़ दिया गया था। दूसरा सुनिए वोट चोरी का, फूलपुर में नेहरू जी लड़ते थे, पूरे जिंदगी इन्होंने फूलपुर में वोट चोरी की। और सुनिए, मेरे सामने की बात है, अमेठी में
राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे, संजय सिंह। ठीक है अजय जी, आपकी एक एक बात का जवाब आपने, संजय सिंह का बिल्कुल अजय जी यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकना चाह रही हूँ मैं जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। आप जिस तरीके से वोट चोरी की बात कर रहे हैं, अजय जी ने एक एक बात का आईना कहीं ना कहीं विपक्ष को दिखाया है। आप क्या कहेंगे? 20 जून 1975 को हाईकोर्ट की ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने जो फैसला लिया, इंदिरा गांधी को कहा कि 6 साल तक आप इस्तीफा दे दीजिए, वोट चोरी का उन पर आरोप। अब विपक्ष क्या कहेगा? सुमित जी क्या कहेंगे आप? और अजय जी ने ये खुद बताया कि वो पत्रकार थे उस समय और वो खुद जेल में गए थे, जेल गया था। बताइए, जवाब दीजिए सुमित जी। देखिए पिछले उसमें क्या हुआ, ठीक है हुआ, हम मानते हैं। अरे कैसे ठीक है? अब आप कह रहे हैं ठीक है, बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं आप, कैसे ठीक है? तो आज जो हो रहा है क्या वह सही हो रहा है? सुनिए, जेल ही नहीं गए थे, सुन लीजिए। देश के विपक्ष के नेताओं के संग में हो रहा है, जो उन्हें ढक के जेल में डाला जा रहा है। जिसके सत्येंद्र जैन जिनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उन्हें जेल में डाल दिया 6 साल के लिए। इसका जवाब कौन देगा? मुझे आप बताइए, विपक्ष के नेताओं को उठाकर के आप जिस तरीके से तानाशाह के ऊपर सुन लीजिए, आप सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं, केजरीवाल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। केजरीवाल ने पन्नों से रुपया लिया था, पन्नों आतंकवादी ने बताया, पन्नों आतंकवादी ने बताया कई 100 करोड़ डॉलर लिए थे, भाजपा के कई 100 लोग करोड़ संबंध है आतंकवादियों के संग में। चाइना के संग में देखिए, जिसे चाइना को कहते थे हम इसका ये आरोपी है, ये दुश्मन है, उसके संग में हाथ मिला रहे हैं, झूला झूल रहे हैं उसके संग में। तो क्या होगा मुझे आप बताइए ना। चाइना को आंखें दिखाने के लिए पाकिस्तान से इन्होंने युद्ध क्यों रोका? मुझे इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी की जब सदस्यता गई है, हाईकोर्ट ने कहा है जगमोहन सिन्हा ने कि ये वोट चोर है। उसके बाद इंदिरा गांधी ने 25 जून को इमरजेंसी लगा दी, लगा दिया था 25 जून को। 25 सुनिए, सबसे उसके अलावा वोट चोरी किसने की है? सोनिया गांधी ने की है। सुन लीजिए, सोनिया गांधी 1980 में देश की नागरिक नहीं थी, मगर अपना वोट बनवा लिया था, ये वोट चोरी थी, सबसे बड़ी वोट चोरी। सुमित जी के पास अजय जी इन बातों का जवाब नहीं है। सुमित जी ने पहले ही कह दिया है, कि पहले जो हुआ पहले जो हुआ इनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि बात पर आ गई है। सोनिया गांधी है, देश के प्रधानमंत्री ने वोट चोर करके सरकार बनाई है नहीं बनाई? 3 बार सरकार बनाई है नहीं बनाई है? आप ये बताइए, आपकी पार्टी की जो आका है, सबसे बड़ी नेता, 1980 में नागरिक नहीं थी, वोटर कैसे बनवा लिया? चलिए ठीक है, बीजेपी के नेता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वही कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी हैं। इस पे राहुल जवाब दे, सोनिया जवाब। और सुनिए, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, अखिलेश के समय कन्नौज से आपको बता रहे किसी को नामांकन नहीं करने दिया गया था। ये क्या वोट चोरी नहीं थी? चलिए ठीक है नीरज जी जवाब देंगे। ठीक है नीरज जी जवाब दीजिए। अजय जी ठीक है, अजय जी ठीक है, आपकी बात को सुन लिया गया। नीरज जी जवाब दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री अपने सदन के माध्यम से बंगाल के भोली वाली जनता को भरमाना चाहती है, ये दिखलाना चाहती है कि बाहर में जो राज्यों में बंगाली रहते हैं उनके साथ बंगाली अस्मिता को जोड़कर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जबकि आप बाहर में किसी भी राज्य में जाकर जो बंगाली पीपुल रहते हैं उनसे जाकर पूछेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो बंगाल में इस कुशासन के कारण जाना नहीं चाहते हैं। बोलते हैं और रोजगार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। जो टीएमसी की सरकार माँ माटी मानुष, ये 3 नारा लेकर ये सरकार बनाई है, उस माँ माटी और मानुष तीनों कोई मान सम्मान भी नहीं रखी। और ये पार्टी इसकी सरकार में निरंतर कहीं ना कहीं रेप, कहीं ना कहीं हत्या, कहीं ना कहीं कुछ होते रह रही है। और ये वॉइस वोट का रेजोल्यूशन जो पास किया गया कि बंगाली अस्मिता पे अत्याचार हो रहा है या सवाल उठाया जा रहा है, विभिन्न राज्यों में जो असुविधा हो रही है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि बंगाल की भोली वाली जनता इनकी बात को सुनकर भ्रमित हो जाए। इनका कोई उद्देश्य नहीं है, इनका कोई आज के डेट में कोई एजेंडा नहीं है। ये बांग्लादेशी वोटर, म्यांमार के वोटर, इन लोगों को वोटरों को बचाना चाहती है और नागरिकता बनाकर अपने आप को फिर फर्जी वोट के आधार पे जीतना चाहती है। जैसा कि सुमित्र जी बोल रहे थे कि अभी चुनाव करवा लीजिए, तो चुनाव 6 महीने बाद होने जा रही है। आपको बेचैनी किस बात की है? बंगाल सुप्रीम कोर्ट में जाकर पार्टी बन रही है कि हम भी एसआईआर में पार्टी बनेंगे, जगह पार्टी बनकर विरोध कर रही है। विरोध करने का मतलब क्या है? अनीश जी ठीक है, अनीश जी की प्रतिक्रिया। आप एसआईआर जो है होने दीजिए, अच्छे से गहन पुनरीक्षण होने दीजिए। मैं ये समझता हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि बंगाल के लोगों के साथ कभी भी किसी तरह का पार्टीशन का व्यवहार किसी भी राज्य में, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में कभी नहीं हुआ। कृपया बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग और बांग्लादेशी के लोगों को एक साथ न जोड़ें।
बांग्लादेशियों को सामने लाकर इन लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया है कि अगर कोई भी कार्रवाई बांग्लादेशियों के ऊपर होती है तो उसको ये बताते हैं ये बांग्लादेशी नहीं, बंगाल के लोग। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल अलग अलग जगह है, और वेस्ट बंगाल के लोग को पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी आप देखें, किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले अलग दूसरे राज्यों के लोग में से एक हैं। एक ऐसा देखा भी जाता है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी में हो, रेलवे में हो, कहीं भी आप देखें, हर जगह बंगाली बहुतायत में है। इवन जर्नलिज्म में देखें, बंगाली बहुतायत में है। कोई ऐसा एक भी नमूना पेश करें, कोई भी ऐसा वाकया बताएं कि जहां बंगाली को, बंगाल के रहने वाले किसी बंगाली को पूरे देश में कहीं भी किसी भी तरीके से किसी तरह की परेशानी रोक दी गई हो। ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। ये हमेशा बंगाल का मतलब मान रहे हैं ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल एक साथ। ऐसा नहीं हो सकता। जो हिंदुस्तान के बंगाली हैं और जो पाकिस्तान या बांग्लादेश के बंगाली हैं, इन दोनों में अंतर है। इस बात को एक साथ न मिलाएं। आपको मैं एक बात और बता दूं कि हम जो बोल रहे हैं वो उर्दू मिक्स बोल रहे हैं। बंगला शुद्ध हिंदी है और पहली हिंदी की कहानी बंगला में हुई है। हमारा जो हिंदी साहित्य है बंगला से शुरू में ट्रांसलेट हुआ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी वगैरह। और बंगला का, बंगाल का जितना योगदान है उतना किसी का नहीं है। बंगाल का अपनी प्रतिभा पे है, मगर कांग्रेस गवर्नमेंट ने बंगाल को हमेशा डैमेज किया, इसीलिए करते हुए हमारी भोली भाली बंगाल की जनता को भरमाना चाहती है। इसका पुरजोर से विरोध करते हैं। कल यही हुआ है सदन में, हम लोगों ने यही विरोध किया है कि आपका जो वॉइस वोट जो पास करना चाहती है ये गलत है पूरी तरह से। हमने इसका विरोध किया। माननीय हमारी विधायिका अग्निमित्रा पाल जी जब बोल रही थी, उनका माइक बंद कर दिया गया। किस उद्देश्य से उनका माइक बंद किया गया? ये षड्यंत्र के भाव से माइक बंद किया गया। चलिए ठीक है, सुमित जी जवाब दीजिए, माइक क्यों बंद किया गया? ठीक है सुमित जी जवाब है आपके पास? पहले तो इस बात का जवाब ये दीजिए, देश के प्रधानमंत्री ने अपनी अरे आप मेरी बात का तो जवाब दीजिए। आप एंकर करें कि मैं एंकर करूं? आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए पहले। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, माइक क्यों बंद किया गया? कहाँ माइक बंद करा गया? आप लोग केवल जब विपक्ष के ऊपर, जब बंगाल में कोई चीज हुई तो आप कह रहे हैं माइक बंद करा गया। जब विपक्ष में लोकसभा के नेता राहुल गांधी कहते हैं उनका माइक बंद कर दिया जाएगा, तो आप लोग कहते हैं नहीं माइक तो चालू है, माइक तो चालू है। माइक क्यों, कहां से बंद हो जाएगा? माइक कोई बंद नहीं करता। ये भूल में रही है। जब लोकसभा में बंद नहीं हो सकता तो विधानसभा में बंद नहीं होता। नीरज जी, कहा जा रहा है कि माइक को बंद नहीं किया गया। माइक को बंद नहीं किया गया। नीरज जी जवाब दीजिए, विपक्ष की ये बात है, टीएमसी के नेता हमसे कह रहे हैं। सभी अखबारों में बदतमीजी की है, यही नहीं जो घायल हुआ भाजपा विधायक। तो लोकसभा में माइक क्यों बंद हुआ था? आप इसका जवाब दीजिए। विपक्ष की आवाज को दबाने का काम क्यों करा गया था माइक बंद कर करके? लोकसभा में क्यों बंद करा गया था माइक? आप इसका जवाब दीजिए। सुमित जी, तो लोकसभा का बदला विधानसभा में लेंगे? लोकसभा का बदला विधानसभा में ले रहे हैं? हम बदला नहीं ले रहे हैं, हम बदला नहीं ले रहे, बिल्कुल बदला नहीं ले रहे। अगर लोकसभा में माइक बंद हुआ है तो विधानसभा में हुआ होगा। जब लोकसभा में नहीं हुआ तो यहाँ पे भी नहीं हुआ। लोकसभा में बाकायदे उन्होंने सब वीडियो जारी किया गया था, माइक नहीं बंद किया गया था। कोई बंद नहीं करेगा, कौन बंद करेगा? जानकारी राहुल को नहीं थी। बाकायदे वहाँ के लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी बात को बाकायदे ठीक है, अगर ये कह रहे हैं ठीक है, आप सभी की बातों को मैंने सुना। आप सुमित जी ये कह रहे हैं कि माइक लोकसभा में बंद हुआ, तो मुझे लग रहा है आपको ये भी पता होगा कि सबके लिए समय सीमा होती है। लोकसभा में टाइम स्लॉट दिया जाता है, टाइम अलॉट किया जाता है कि इतने मिनट ही आप। अरे राहुल गांधी ने तो साफ साफ आरोप लगाया है कि माइक मेरा बंद हुआ है। कई नेताओं ने देखिए, राहुल गांधी का यही था, बंद करा गया है। अगर राहुल गांधी का यही था जो वक्त वाला बिल था उस पर दिन भर रहना चाहिए। राहुल गांधी समय पे रहते नहीं, मैदान छोड़ के भाग जाते। क्योंकि राहुल गांधी विदेश में बोलना ज्यादा पसंद करते हैं, संसद में नहीं। लोकसभा में चलिए ठीक है, समय का अभाव है, चर्चा को यहीं रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।